Good evening, students. 10th appearing students. This video is very much useful for you. Every aspirant for NEET must refer this video, must see this video. I will explain you each and everything in talkative language. I am director of Ali Coaching Classes, Nagpur. तो सबसे पहले मैं जो 10वीं पास हुए स्टूडेंट, पास होने वाले हैं, अपीयर्ड है, उनको ज़रा प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा अप्रोच कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो तुम्हारा अप्रोच बहुत अच्छा रहता है, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कैसा होना चाहिए ये कोई नहीं बताता, इसलिए वो आपको सीखना जानना बहुत ज़रूरी है, और वो भी वक्त रहते सीखना जानना ज़रूरी है। कि अभी आपके पास में 2 साल का वक्त है, 2022 में आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, तो 2020 में एडवांस में ज़रा कैसे अप्रोच रखना चाहिए ये सीख लो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर एस्पिरेंट जो है, जो नीट क्वालिफाई करना चाहता है, मेडिकल में जाना चाहता है, उसने ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। उसके लिए ये गाइडेंस रहेगा ताकि वो पहले अटेम्प्ट में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास होके पहुंच जाए। अब बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट पहले अटेम्प्ट में पास नहीं होते हैं। इसका कारण, बेसिक कारण है, नंबर ऑफ सीट्स ऑफ MBBS अवेलेबल इन इंडिया वो बहुत कम है। पिछले साल 65,000 सीट्स अवेलेबल थी 2019 में, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन नीट 15,50,000, 15.5 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए थे। 65,000 सीट MBBS की अवेलेबल थी, 65,000 लोगों को एडमिशन मिला, बाकी लोगों को नहीं मिला, इसलिए मेजॉरिटी को नहीं मिला। इसलिए मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी को नहीं मिला। परसेंटेज वाइज देखोगे तो 15.5 लाख में से 65,000 स्टूडेंट को मिला, यानी 15 लाख में से अगर 1.5 लाख को मिलता तो 10% होता, 65,000 को मिला तो वो 5% से भी कम है, यानी 5% स्टूडेंट को मिला, 95% स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिला। ये ऐसा ही होता है हर साल। मेडिकल के सीट्स ही बहुत कम है और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा है। रियल कंपटीशन यहाँ पे है, तो इस साल तो वो और भी बढ़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नंबर ऑफ सीट्स भले ही 100, 200, 500, 1000 से बढ़ेगी, तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स 100 लाख, 2 लाख से बढ़ेंगे। हो सकता है 2020 में 17 लाख, 17.5 लाख लोग अपीयर होंगे। नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल 70,000 के आसपास होगी। तो इस तरह से एस्पिरेंट्स बढ़ते ही जाते हैं और कंपटीशन हर साल बढ़ता ही जाता है। मैं तो 2020 की बात कर रहा हूँ, तुम तो 2022 में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होगे, उस वक्त सिनारियो और भी डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए ज़रा आज से ही तुमको अलर्ट करना तो किस तरह से तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 एग्ज़ाम में बहुत फ़र्क है, बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। बोर्ड एग्ज़ाम का पर्पज़ है कि सभी को पास करना, जितने अपीयर हुए पूरे भी पास हो गए तो भी बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट एवरी स्टेट, हर स्टेट की गवर्नमेंट यही चाहेगी कि 100% रिज़ल्ट लगे। नहीं लगता है 100% रिज़ल्ट तो फिर 1 महीने बाद फिर से एग्ज़ाम लेके आपका 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम फिर से 1 महीने बाद होके आपको पास कर दिया जाएगा। यानी किसी भी तरह से 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई लोग फेल नहीं होना चाहिए, ये देखा जाता है। इसलिए अगर
महाराष्ट्र में अगर देखें तो 32 लाख स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड में अपियर होते हैं, तो पूरे इंडिया में कितने करोड़ होते होंगे इमेजिन कर सकते हो। मैं एक स्टेट का बता रहा हूँ, महाराष्ट्र का 32 लैक्स। तो 32 लैक्स में से 32 लैक्स पास हो जाएंगे, बहुत अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी बोलेगी कि देखो हमारा रिज़ल्ट 100% है। इस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में पास होना बहुत आसान हो गया है, और स्कोर भी बहुत ज़्यादा होता है। स्कोर की भी कोई कमी नहीं रहती है। 90% तो कॉमन है, 90%, 95%, 98%, ये सब परसेंटेज 10वीं में मिलना बहुत कॉमन है, बहुत स्टूडेंट को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट ईयर 90% के ऊपर के स्टूडेंट, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, 2019 की, 2019 में 10वीं में पास हुए हुए स्टूडेंट 90% से ज़्यादा स्कोर किए हुए स्टूडेंट महाराष्ट्र में 60,000 थे। 60,000 लोगों को 90% के ऊपर मार्क मिले थे। अब पूरे इंडिया में कितने होंगे इमेजिन कर लो, वो तो कैलकुलेट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, डेटा मेरे पास सिर्फ महाराष्ट्र का अवेलेबल है। तो इस तरह से जो 90% है वो मोस्ट कॉमन है, यानी वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है। 95% भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है, 98% भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसको कोई वेटेज ही नहीं है। तो तुम्हारे ये परसेंटेज को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई मायने नहीं रहते। ये 10वीं का परसेंटेज सिर्फ 11वीं का एडमिशन मिलाने के काम का है। 11th में तुमको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा मेरिट बेसिस पे, वहाँ ये काम में आएगा। उसके अलावा इसका कहीं कोई यूज़ नहीं है, कहीं पर भी ये काम में नहीं आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो मार्क मिलेंगे वही तुम्हारे काम के रहेंगे, वो रियल तुम्हारा स्कोर रहेगा। इसलिए ये 10वीं के परसेंटेज पे गुमान करना, फ़ख्र करना, अपने आप को बहुत होशियार है प्राउड फील करना, ये बहुत गलत रहेगा। बस यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ये ड्रॉबैक ही तुमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास नहीं होने देगा, जो तुमको 2 साल बाद 2022 में पता चल जाएगा कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो होने से पहले मैं अलर्ट कर रहा हूँ आपको कि ये ईगो के बाहर निकलना है, 10वीं के परसेंटेज के ईगो के बाहर निकलना है कि ये रियल परसेंटेज नहीं है। ये तो बोर्ड एग्ज़ाम सभी को दिया करता है परसेंटेज, अपने को भी दिया है, वेल एंड गुड, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमको 98% मिल गया, 99% मिल गया, 100% मिल गया, तो इसका मतलब कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नीट में पास ही हो जाओगे और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच ही जाओगे, कोई गारंटी नहीं है। फर्स्ट मेरिट 10वीं का भी पास होगा, नीट क्वालिफाई होके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इट इज़ ए मैटर ऑफ डाउट। हमारी ज़िंदगी गुजर गई है 1977 से 2020 तक, 43 ईयर्स में हमने 43 बैचेस पढ़ाए हैं, 43 साल। इसलिए हमने जो देखे हैं कि कई फर्स्ट मेरिट, जो 10वीं में फर्स्ट मेरिट है, उनको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलता है पहले अटेम्प्ट में, उनको रिपीट करना पड़ता है। 12th में भी बहुत अच्छा परसेंटेज है, मेरिट में है, 10th में भी बहुत अच्छा परसेंटेज है, मेरिट में है, इतना उतना नहीं, 99 है, 98 है, और मेडिकल में, गवर्नमेंट मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला, नीट में मार्क कम मिल गए, इसलिए उनको रिपीट करना पड़ता है। तो रिपीट करने के बाद में दूसरे साल मिल जाता है मेहनत करने से, क्योंकि क्या गलतियाँ हुई जब वो 10वीं 12वीं में थे, तो उस वक्त उनकी क्या गलतियाँ हुई वो उनके ध्यान में आ जाती है। ये गलतियाँ तुमसे नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं तुमको अलर्ट कर रहा हूँ वेल इन एडवांस, 2 साल पहले। अदरवाइज ठोकर खाने के बाद तो हर एक को अकल आती है, आपको भी आ जाएगी, लेकिन ठोकर खाने से पहले अगर संभल गए तो ठोकर से भी बचोगे, 1 साल भी बचेगा, रिपीट करने की नौबत भी नहीं आएगी। इसलिए ये सबसे बड़ा लेसन है, सबसे पहला लेसन है कि अपने 10वीं के परसेंटेज का ईगो नहीं होना चाहिए। 10वीं का परसेंटेज बहुत अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा नीट का भी स्कोर आ जाएगा और तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास होके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे। अब मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए भी 3 कैटेगरीज़ है, वो भी बता देता हूँ, वो भी कान पे डाल देता हूँ। 3 कैटेगरीज़ है, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी।
बहुत सारे यानी कॉलेजेस अपने आप में यूनिवर्सिटी है, यानी खुद ही कॉलेज ही वो MBBS का एग्ज़ाम लेता है, MBBS की डिग्री देता है। सिंगल कॉलेज ही यूनिवर्सिटी होता है, उसको बोलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से 3 कैटेगरी के मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और एक है डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स है वो है नियर अबाउट 35,000 थ्रू आउट इंडिया, 35,000 ये सीट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जहाँ फ़ीस होती है अफोर्डेबल सबके लिए नियर अबाउट 60,000 70,000 पर ईयर। एक साल में 60,000 70,000 फीस भरना पड़ता है। हर पेरेंट अफोर्ड कर सकता है, इसलिए हर किसी का टारगेट रहता है कि गवर्नमेंट मेडिकल में जाना है। तो नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल है थ्रू आउट इंडिया 35,000। अगर बड़ी भी कोई एक कॉलेज नया शुरू हुआ तो 100 सीट बढ़ती है। इस तरह से अगर तुम्हारे 2022 तक, यानी तुम जब मेडिकल में एंट्रेंस एग्ज़ाम देते रहोगे, जब तक ये सीट बढ़ के 35,000 से 40,000 तक भी नहीं होगी, 5,000 भी नहीं बढ़ेगी, 1-2 हज़ार बढ़ जाएगी। तो इस तरह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि नंबर 1 मेडिकल कॉलेज की सीट 100 से बढ़ेगी। एक नया मेडिकल कॉलेज बनता है तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ऐसे अगर 10 मेडिकल कॉलेज बढ़े तो 1,000 सीट बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है कि अभी 35,000 है, आगे जाके 2 साल में वो बहुत हो गया तो 37,000 38,000 हो जाएगी, या बहुत हो गया तो 40,000 हो जाएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। तो इस तरह आपके लिए अवेलेबल सीट्स रहेगी 40,000 और नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स रहेंगे। 2019 में 15.5 लाख थे, अभी 2020 में 17 लाख रहेंगे, 2021 में 18-19 लाख रहेंगे, यानी 2022 में 20 लाख रहेंगे। क्योंकि रिपीटर्स बहुत ज़्यादा होते जाते हैं, वो बार बार एग्ज़ाम देते हैं, तो नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स बढ़ते चले जाते हैं, इंक्रीज़ होते चले जाते हैं। हर साल 1-2 लाख से वो नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट बढ़ते हैं, सीट्स नहीं बढ़ती है वो प्रोपोर्शन में। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स रहेंगे आपके वक्त 2022 में करीबन 20 लाख या हो सकता है उससे भी ज़्यादा। और नंबर ऑफ़ सीट्स रहेंगे मैक्सिमम बहुत हो गया तो 40,000, यानी 40,000 लोगों को एडमिशन मिलेगा 20 लाख में से। इतना कंपटीशन तुम्हारे वक्त 2022 में रहेगा। इसलिए ज़रा अभी से आंखें खोल लो तो वो कंपटीशन में टिक सकते हो, और पहले ही अटेम्प्ट में वो 40,000 सीट में से कोई एक सीट तुम पा सकते हो। अदरवाइज़ तुमने अगर अपने 10वीं के परसेंटेज के बेसिस पे ये समझ लिए कि तुम तो होशियार हो, तुम्हारा परसेंटेज तो 95 है 98 है, तुमको तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना ही है, और ऐसा समझ के अगर चले तो बहुत धोखादायक रहेगा। बाद में पता चलेगा कि तो बहुत गलत हो गया, पहले किसी ने बताया नहीं और कोई बताता भी नहीं, कोई क्लास वाला तुमको ये बताएगा भी नहीं, क्योंकि ये ज़रा कड़वा सच है। कोई भी यही बोलेगा तुमको कि तुम जो है तो होशियार हो, हमारा क्लास लगा लिए तो तुम तो मेडिकल में जाते ही हो। ऐसे बोलने वाले ही लोग मिलेंगे, मेरे जैसा कड़वा बोलने वाले लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि बस सच्चाई में ज़रा कड़वाहट रहती है। तो ये है हकीकत कि 20 लाख लोगों में से सिर्फ 40,000 लोग सिलेक्ट होंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। अब मैंने 3 कैटेगरी बताया तुमको कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो सभी इक्विवेलेंट MBBS, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़ीस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस मैंने बताया साल की 60,000 70,000, यानी 5 साल में 3 लाख, जो कि कोई भी पेरेंट अफोर्ड कर लेगा 60-70 हज़ार साल के भरना। इसलिए हर किसी का टारगेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रहेगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस है नियर अबाउट 9 लाख 10 लाख साल की फ़ीस, यानी 5 साल में 50 लाख के आसपास, जो अफोर्ड करना पेरेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी का तो यानी वो तो इमेजिनरी है, सपना है, क्योंकि वहाँ की फ़ीस है 20 लाख 22 लाख साल की, यानी 5 साल की फ़ीस हो जाएगी MBBS हुए तक 1 करोड़, या हो सकता है 1 करोड़ से भी ज़्यादा। ये है रियलिटी। तो इसलिए हर किसी का टारगेट रहेगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ एडमिशन मिलने के लिए अगर कट ऑफ देखोगे
तो 2019 का कट ऑफ था आउट ऑफ 720 534 मार्क्स जिनको मिले थे उनको एडमिशन मिला है। लास्ट एडमिशन, आखिरी का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में, गोंदिया में गवर्नमेंट कॉलेज गोंदिया, गवर्नमेंट कॉलेज चंद्रपुर, यहाँ का लास्ट एडमिशन 2019 की बैच में 534 मार्क वाले को मिला है। 530 मार्क वाले को भी नहीं मिला है, उसको प्राइवेट में जाना पड़ा है या फिर वो रिपीट कर रहा है। तो इस तरह से कंपटीशन इतना ज़्यादा है और तुम्हारे वक्त वो और भी बढ़ जाएगा। 720 में से हो सकता है वो 550 हो जाए, 550 हो जाए, 560 हो जाए। हर साल वो वो जो कट ऑफ है वो बढ़ता ही रहता है, वो कम नहीं होता है क्योंकि कंपटीशन बढ़ ही रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं। इस साल, पिछले साल 15.5 लाख, तो इस साल 17 लाख, तो अगले साल 18.5 लाख, तो तुम्हारे वक्त 20 लाख। इस तरह से ये हर साल 1.5 लाख से 2 लाख से ये फिगर बढ़ते जाना है। तो इसलिए कंपटीशन में कोई कमी आने की कोई गुंजाइश नहीं है, वो बढ़ने की ही चांसेस है। यानी प्रोबेबिलिटी तुम्हारे एडमिशन मिलने की कम होते जाती है जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है। तो ये प्रोपोर्शन में चल रहा है। अगर परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करो तो 20 लाख में से 40,000 सीट है, यानी 100 में से कितनी हुई? 20 लाख में से 40,000 सीट है तो 100 में से 20 लाख में से 20,000 सीट है तो वो हो गई 1%, और 40,000 सीट है तो होगी 2%। यानी 100 में से 2 लोगों को एडमिशन मिलेगा, 100 में से 98 लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा। ये है हकीकत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। अब वो अपना नंबर 2 में लगता है कि 98 में लगता है, ये कंपटीशन है और ये तुमको डिसाइड करना है कि अपना नंबर वो 2 में कहीं लग जाना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाना चाहिए। तो उसके लिए पहला लेसन है कि 10वीं के परसेंटेज के बारे में भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट इट। वो कितना था, कितना मिला है, चलो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा मिला है, वेल एंड गुड। नहीं मिला है बहुत अच्छा, 50-60% मिला है तो भी कोई बात नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, नीट में बैठने के लिए तुम्हारा परसेंटेज 50% के ऊपर होना चाहिए 10th में और 12th में। वो 90% या 95% होना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 95% वाले जो है वो भी रिपीट कर सकते हैं, 50% वाला भी रिपीट कर सकता है, 50% वाला बिना रिपीट करे पहले अटेम्प्ट में भी पास होके जा सकता है, और 99% वाला पहले अटेम्प्ट में पास नहीं होके रिपीट करके जाएगा, ऐसा भी होता है। हमने ऐसे भी केसेस देखे। इसलिए मैं अपने जो एक्सपीरियंस है इतने 43 इयर्स का, उसका पूरा निचोड़ बता रहा हूँ तुमको। पूरे एक्सपीरियंस का, लाइफ का निचोड़ है मेरा ये कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड एग्ज़ाम। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ योर परसेंटेज ऑफ 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड। उसका रीज़न ये है कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो मेमोरी बेस्ड होता है, वो नॉलेज बेस्ड होता है। जिन्होंने पाठांतर कर लिए, याद कर लिए, अच्छे से लिख लिए, उनका स्कोर बहुत ज़्यादा आ जाता है। जैसे कि तुम संस्कृत में मिला लेते हो, संस्कृत सब्जेक्ट लिए होंगे तो संस्कृत में 100 में से 100 मार्क मिल गए, या 100 में से 98 मिल गए, यानी 98% मार्क मिल गए संस्कृत में। आप ज़रा अपने गिरेबा में झांक के देखो, संस्कृत में मार्क्स तो मिल गए 98%, 99%, 100%। संस्कृत के 2 सेंटेंस भी बोल सकते हो क्या? संस्कृत आता भी है क्या बोलना? प्रैक्टिकली उसमें एक सेंटेंस भी नहीं बोल सकते। ये सिचुएशन है, और सब्जेक्ट में 100% मार्क मिल रहा है। तो मार्क मिला लेना बोर्ड में वो अलग चीज़ है, और वो सब्जेक्ट आना, सब्जेक्ट का नॉलेज होना और सब्जेक्ट को अप्लाई करना, ये अलग चीज़ है। तो ज़रा यहाँ अप्लाइड अप्रोच डेवलप करना पड़ता है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे साइंस सब्जेक्ट भी अगर आपने संस्कृत की तरह पाठ करके 100% भी मार्क मिला लिए बोर्ड एग्ज़ाम में, तो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ अप्लाइड अप्रोच रहता है वहाँ पे ये तुम्हारे मार्क कोई काम में नहीं आएंगे। एप्लीकेशन करते नहीं आई तो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट को समझ के पढ़ो, सब्जेक्ट को पाठ करके मत पढ़ो। वो सब्जेक्ट अगर समझ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो उसके एप्लीकेशंस करते आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सब अप्लाइड क्वेश्चन पूछा करते हैं। तो ये पहला मेन डिफरेंस है 2 एग्ज़ाम का।
तो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी जो आपने पाठ किए, जो किताब में है लिखा हुआ, जो आपने पढ़े वो एज इट इज़ बोर्ड में पूछा जाएगा, उसको बोलेंगे नॉलेज बेस्ड। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो तुमने पढ़े उसकी अप्लीकेशन, उस पर अप्लाई करके अप्लाइड अप्रोच से पूछा जाएगा, ताकि तुमको हर तरह से टेस्ट किया जा सके कि तुम में क्या स्किल है, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग का पावर क्या है, तुम कितना नॉलेज को अप्लाई करके अपने यूटिलाइज कर सकते हो। इस तरीके से अप्लाइड अप्रोच से ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस मिलेगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पहला अप्रोच हो गया, अप्लाइड अप्रोच डेवलप करना। बोर्ड के एग्ज़ाम में अप्लाइड अप्रोच की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये अभी से डेवलप करना ज़रूरी रहेगा। 10वीं में 11वीं में आते से पहले बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ लो चैप्टर को, और फिर उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ो, यानी अप्लाइड पढ़ो। पहले बेसिक पढ़ो, जो पढ़े उस पर क्वेश्चन, उसके बाद में जो पढ़े उसके अप्लीकेशंस पे क्वेश्चन। अगर इस तरह से डेवलप किए तो पहले अटेम्प्ट में भी रिज़ल्ट बन सकता है, किसी का भी बन सकता है, चाहे वो बहुत 99% वाला हो या 100% वाला हो या फिर वो 60% वाला हो, उसका भी रिज़ल्ट बन सकता है। वो उसके अप्रोच पे डिपेंड है कि उसने वो अप्लाइड अप्रोच डेवलप किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो फर्स्ट मेरिट का भी रिज़ल्ट नहीं बनेगा। हमने तो कितने फर्स्ट मेरिट रिपीटर बैच में पढ़ाए हैं, बाद में वो मेडिकल में गए हैं, नहीं गए ऐसा नहीं, लेकिन रिपीट करने के बाद पहले अटेम्प्ट में वो नहीं जा सके, और रीज़न यही था कि उनके समझ में ही नहीं आया कि अप्रोच कैसा डेवलप करना पड़ता है। वो अपना बोर्ड के अप्रोच से ही चल रहे थे। बोर्ड का अप्रोच अलग रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अप्रोच अलग रहता है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दो एग्ज़ाम में डिफरेंस का, वो है टाइम फैक्टर। ये दूसरा फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, टाइम फैक्टर। बोर्ड एग्ज़ाम में टाइम सफिशिएंट रहता है, 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपके पास 5 मिनट टाइम रहता है, और वही क्वेश्चन यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछते हैं तो वो 1 मिनट में सॉल्व करने का रहता है। जो क्वेश्चन तुम 5 मिनट में सॉल्व कर रहे हो इजीली, वो क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करना इतना आसान नहीं रहेगा। इसलिए टाइम फैक्टर ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसको आ रहा है सॉल्व करना वो भी नहीं कर पाएगा। जिसको नहीं आ रहा है उसका तो सवाल ही नहीं आता है, लेकिन जो कर सकता है, जिसमें एबिलिटी है, सॉल्व कर लेगा। लेकिन 1 मिनट की जगह 2 मिनट लग जा रहे हैं तो वो भी घातक है, क्योंकि आधे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा है। टोटल क्वेश्चंस होते हैं 180, 180 क्वेश्चन नीट में, 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और फिर 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के। और मार्क होते हैं करेक्ट आंसर पे +4, यानी 4 मार्क आपको मिलेंगे अगर एक आंसर करेक्ट है तो। ऐसा 180 क्वेश्चंस मल्टीप्लाइड बाय 4, 720 मार्क्स, 720 मार्क का नीट का एग्ज़ाम होता है। और वो कट ऑफ जा रहा है, 2019 में गया था 534 पे, अब 2020 में कितने पे जाएगा? करीबन 540 पे तो जाएगा, या हो सकता है उसके भी ऊपर। और तुम्हारे 2022 तक क्या होता है, 550 होता है या 560 होता है, वो तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन इंटरप्रेट तो कर सकते हैं कि इतना लगेगा, 550 से कम तो नहीं लगेगा, ये तो पक्का है। तो इतना भयंकर कंपटीशन है और ऐसा अप्रोच है। इसलिए सबसे पहला लेसन तुम्हारे लिए जो मैं दे रहा हूँ वो यही है कि 10वीं का परसेंटेज बहुत अच्छा मिला है, वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी तो रिज़ल्ट आने का है, जब आएगा तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही परसेंटेज मिलेगा तुमको। लेकिन उस पर गुमान नहीं करना है, उस पर फ़ख्र नहीं करना है, उसमें गलत फहमी में नहीं जाना है कि तुम बहुत होशियार हो। होशियारी जो भी बताना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बताओ, वहाँ पता चल जाती है कौन कितना होशियार है, क्योंकि अप्लाइड अप्रोच है। उसमें तुम्हारा स्किल टेस्ट किया जाता है, कौन कितने पानी में है वो वहाँ पता चल जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम में वो पता नहीं चलता। बोर्ड वो चीज़ें टेस्ट नहीं करता जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टेस्ट करता है। इसीलिए ये रिज़ल्ट में ऐसे इतना फ़र्क दिखता है। वेरीफाई करने के लिए हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर तो कुछ ही बोल रहे हैं, हमको डिस्करेज कर रहे हैं। डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ। इसको वेरीफाई करने के लिए अपने 2 साल सीनियर या 3 साल सीनियर की मार्क लिस्ट देखो। जो तुमसे 2 साल सीनियर है या 3 साल सीनियर है, उसकी 10वीं की मार्क लिस्ट देखो, 10th स्टैंडर्ड की, उसकी 12वीं की मार्क लिस्ट देखो, 12th स्टैंडर्ड की,
और उसकी नीट के एग्ज़ाम की मार्कलिस्ट देखो। 10वीं में भी दिखेगा कि बहुत अच्छा परसेंटेज है, 12वीं में भी दिखेगा कि बहुत अच्छा परसेंटेज है। नीट की मार्कलिस्ट देखोगे तो दिखेगा कि जितने 10th स्टैंडर्ड में परसेंटेज था उससे आधा हो गया है। 10th स्टैंडर्ड में 90 था तो नीट में 45% है। इतना तफावत दिखेगी, इतना डिफरेंस दिखेगा। क्या वजह है, क्या रीज़न है? 10वीं में वो होशियार था, 2 साल पढ़ने के बाद वो उसका नॉलेज ज़रा कम हो गया, इसलिए 90% से 45% पे आ गया। ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो नॉलेज तो और बढ़ेगा। 10वीं में जो नॉलेज था तो नीट का जब एग्ज़ाम देगा 12वीं के बाद तब तो उसका नॉलेज और भी बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन उसका परसेंटेज 90 का 45 क्यों हो गया? उसका रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है कि तुमने अप्लाइड अप्रोच डेवलप नहीं की। बोर्ड एग्ज़ाम में जो अप्रोच था तुमने वही अप्रोच से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए, इसलिए तुम्हारा परसेंटेज आधा भी नहीं आया। जितना तुम्हारा था उससे आधा भी नहीं आया, उससे भी कम आ गया। ऐसा बहुत सारों का देखने को मिलेगा और ये वेरीफाई करना है, मेरे बोलने पे भरोसा नहीं करना है। इसलिए वेरीफाई करने के लिए तुम्हारे सीनियर 2 साल या 3 साल सीनियर, 1 साल नहीं, 1 साल सीनियर ने तो अभी तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया ही नहीं, वो तुम्हारे जैसा ही है। इसलिए 2 साल सीनियर या 3 साल सीनियर, उसकी 10वीं की भी मार्कलिस्ट देखना है, उसकी 12वीं की भी मार्कलिस्ट देखना है और उसकी नीट की भी मार्कलिस्ट देखना है। हो सकता है कि वो तुमको 10वीं की मार्कलिस्ट बताए, 12वीं की मार्कलिस्ट बताए और नीट की मार्कलिस्ट बताने में आनाकानी करेगा, नहीं अभी दिख नहीं रही है क्योंकि उसमें मार्क होंगे कम, इसलिए वो अवॉइड करेगा, ये दिखेगा। फिर भी अगर देख सके तो तुमको उस पर से सीखने मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है। ये मैं लेसन तुमको सिखा रहा हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, उसके बाद तुमको भी पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो अभी 2 साल पहले एडवांस में तुमको बता दे रहा हूँ, ये 2 साल में अप्लाइड अप्रोच डेवलप करो तो रिज़ल्ट बनेगा। क्लास कोई भी लगाओ, मेरा ही लगाए तो रिज़ल्ट बनेगा ऐसा नहीं है। क्लास कोई भी लगाओ, कहीं भी जाओ, हिंदुस्तान भर में कहीं भी पढ़ो, लेकिन ये अप्रोच से पढ़ना पड़ेगा तो ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बनेगा। अदरवाइज़ बोर्ड एग्ज़ाम के अप्रोच से पढ़ोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिज़ल्ट तो बनने से रहा। बोर्ड में भले ही तुम्हारा करियर बहुत ब्राइट दिखेगा, परसेंटेज बहुत हाई दिखेगा, वो होता ही है, सभी के साथ होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पर्पज़ है फ़िल्टर करना, स्क्रीनिंग करना। बोर्ड एग्ज़ाम का पर्पज़ फ़िल्टर करना नहीं है कि इतने ही लोगों को पास करना है। बोर्ड एग्ज़ाम का पर्पज़ है हर एक को पास करना, इसलिए दोनों मार्कलिस्ट कभी टैली नहीं होती। तो ये बेसिक रीज़न है, जिसकी आइडिया तुमको नहीं थी इसे मैंने बता दिया। एक्सक्यूज़ मी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया जो बहुत सारे लोग नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि उससे ज़रा कैंडिडेट्स डिस्करेज हो जाता है। डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई निगेटिव अप्रोच से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस अप्रोच से बोल रहा हूँ कि आज नहीं तो कल तो ये फेस करना है, तो आज क्यों नहीं करे। अगर आज से फेस करना शुरू कर दे तो 2 साल में तुम्हारा प्रिपरेशन ऐसा हो जाएगा कि तुम पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाओगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अदरवाइज़ खुद तुम सीख जाओगे 2 साल बाद ठोकर खा के, 1 साल फेल हो के नीट में कि अरे हाँ ऐसा ऐसा होता है, अपनी ये गलती हो गई है। वो गलती नहीं होना चाहिए, 1 साल तुम्हारा लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं तुमको अलर्ट कर रहा हूँ। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो मैंने बताया, मेजर डिफरेंस बिटवीन बोर्ड एग्ज़ाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये या जेई के भी बारे में ऐसा ही दिखेगा। अगर इंजीनियरिंग में जाना है, आईआईटी में जाना है, उसमें भी ऐसा ही दिखेगा कि जेई के मार्क लिस्ट में एकदम मार्क कम रहते हैं और 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम में मार्क एकदम ज़्यादा रहते हैं। यानी वो एक ही कैंडिडेट की मार्क लिस्ट है ऐसा लगता ही नहीं है, इतना डिफरेंस रहता है। तो ये फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये अभी से सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी से आपने ये अप्रोच डेवलप कर लिया तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके तुम ये स्टेज पे आ जाओगे कि कॉम्पीट कर पाओगे। यहाँ तो मैं जो बता रहा हूँ कि कट ऑफ 720 में से 534 रहा है इस साल। परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करो कितना परसेंटेज हुआ। 720 में से 534, 534 आउट ऑफ 720, तो 100 में से कितना, वो नियर अबाउट 73% आता है। यानी 73% वाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है।
अब तुम अगर परसेंटेज बोलोगे तो तुम्हारा तो 90 है, तुम्हारा तो 95 है, तुम्हारा तो 98 है, लेकिन वो 10 स्टैंडर्ड में है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखोगे तो बहुत कम परसेंटेज दिखेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा अप्रोच वो इस तरह से होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट को पहले समझ लो, संस्कृत के जैसा बिना समझे मत पढ़ो, हर सब्जेक्ट को समझ के उसके एप्लीकेशंस पढ़ो और अप्लाई करना सीखो। तो उस पर अप्लाइड क्वेश्चन पूछे तो कैसा रहेगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुमको कि ये क्यूब है, दिख रहा होगा बोर्ड पे, ये क्यूब है, 3 डायमेंशनल डायग्राम है, ये 8 कॉर्नर्स है क्यूब के, और ये क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे ये 8 स्फीयर्स है। 8 स्फीयर आपने यहाँ पर अरेंज कर दिए 8 कॉर्नर पे। इस तरह ये क्यूब के 8 कॉर्नर पे 8 स्फीयर अरेंज हो गए। ये 4 ऊपर के फेस पे, ये 4 साइड के फेस पे, ये 4 नीचे के फेस पे, ये 4 सामने के फेस पे, ये 4 पीछे के फेस पे, 6 फेसेस रहेंगे क्यूब के। अब ये जो क्यूब है इसको बोलते हैं यूनिट्स है, 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट में कितने स्फीयर? दिस 1 यूनिट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्फीयर? ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये हो गया अप्लाइड क्वेश्चन। अब आप आंसर देंगे 1 यूनिट सेल, यानी एक यूनिट, एक क्यूब ये 8 स्फीयर का बना है, ये 8 स्फीयर का नहीं बना है, ये 1 स्फीयर का बना है। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 स्फीयर। देखिए ये क्यूब में इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 ही रहेगा। ऐसे 8 क्यूब में मिला के ये 1/8 करके 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 एक ये स्फीयर होगा। तो इस तरह से ये अप्लाइड अप्रोच डेवलप करना पड़ता है। तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप कि वो यूनिट सेल इज मेड अप ऑफ ओनली 1 स्फीयर। तो इस तरह से ये 8 का बना हुआ नहीं है, ये 1 का बना हुआ है। इस तरह से जो तुम्हारा अप्रोच है वो चेंज करना पड़ेगा। अप्लाइड अप्रोच ऐसा होता है, मिसलीडिंग होता है, इसलिए हर क्वेश्चन ऐसे ही पूछना है। क्योंकि हमारा पर्पज़ क्या है एग्ज़ाम का, नीट का या जेईई का पर्पज़ क्या है? उसका पर्पज़ है कि तुम्हारा कैसा भी करके क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाना चाहिए। ये पर्पज़ से पेपर सेट करना है कि आपका मेजॉरिटी का आंसर गलत आना चाहिए। बहुत कम स्टूडेंट जो डिज़र्विंग है, जो अप्लाइड अप्रोच वाले हैं, वही उसका करेक्ट आंसर दे सके। ये अप्रोच से ही पेपर सेट किया जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर कैसे सेट किया जाता है? यह अप्रोच से सेट किया जाता है कि वो क्वेश्चन हर किसी को आना चाहिए, हर स्टूडेंट ने उसका आंसर देना चाहिए। इस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसके एग्जैक्टली अपोजिट अप्रोच से क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है। तो उसको जितना डिफ़िकल्ट बना के पूछ सकते हो उतना डिफ़िकल्ट बना के पूछो, ताकि मेजॉरिटी का गलत हो जाए। क्योंकि हमको तो 20 लाख में से 40,000 स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, हमारे एग्ज़ाम का पर्पज़ ही वही है। तो इसलिए ये एग्ज़ाम में और बोर्ड एग्ज़ाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बताया। अगर समझ गया हो तुमको तो ठीक है, वेल एंड गुड। तो ये अप्रोच डेवलप करो। और हम ऑलरेडी हमारे क्लासेस छत्रपति नगर में है, अली कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। आज से नहीं है, 43 ईयर्स से है। अगर किसी से भी पूछोगे विदर्भ में तो कोई भी बता देगा कि नागपुर में अली कोचिंग क्लासेस है। हमारे यहाँ के पढ़े हुए डॉक्टर आपको हर जगह मिल जाएंगे, विदर्भ में हर मेडिकल कॉलेज में मिल जाएंगे, किसी से भी वेरीफाई कर लो। तो हमारा 43 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम महाराष्ट्र में शुरू हुआ था 1999 में, 1999 में। जब से अभी तक हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारे यहाँ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नियर अबाउट 200 स्टूडेंट जाया करते थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ऐसा रिज़ल्ट रहता था। तो ये वेरीफाई कर लो, हमारे विदर्भ के सभी सिटीज़ में हमारे स्टूडेंट होंगे, हमारे डॉक्टर जो बहुत सारे डॉक्टर जो है वो स्टूडेंट होंगे, या जो पीजी कर रहे हैं वो हमारे स्टूडेंट होंगे, या जो यूजी कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो हमारे स्टूडेंट होंगे। उनसे भी वेरीफाई कर सकते हो। तो छत्रपति नगर में हमारे क्लासेस बहुत ज़माने से है। अभी एक ब्रांच इधर अवस्थी नगर चौक पे नागपुर में वहाँ भी शुरू की है। नागपुर में अवस्थी नगर चौक पे एक ब्रांच, नई ब्रांच इस साल से शुरू हो रही है। यहाँ पर भी नीट पढ़ाई जाएगी, 11, 12 का नीट। और छत्रपति नगर में भी पढ़ाई जाएगी 11, 12 का नीट। तो जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उन्होंने या तो छत्रपति नगर में कांटेक्ट करना है, या उन्होंने अपने
अवस्थी नगर चौक पे कांटेक्ट करना है, यहाँ अपने पुलिस लाइन टाकली जाफर नगर के पास में पुलिस लाइन टाकली करके एक एरिया है, वहाँ पे कांटेक्ट करना है, वहाँ भी आ सकते हैं। और हमारा ऑलरेडी तुम्हारे रेफरेंस के लिए हमने यूट्यूब पे हमारे वीडियोस, क्लास के वीडियोस कैसे किस तरह पढ़ाया जाता है वो ऑलरेडी यहाँ पे वीडियोस अपलोड किए हैं यूट्यूब पे। उसका चैनल है ACCPL, अली कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, ACCPL, ये चैनल पे रेफ़र करो। मैं लिख के बता दे रहा हूँ, ACCPL, अली कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, यूट्यूब पे दिख जाएगा। बहुत सारे लेक्चर्स तुमको देखने मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के, केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के, बॉटनी के, जूलॉजी के, मैथमेटिक्स के, सभी सब्जेक्ट के। शुरू ही है टॉपिक वाइज लेक्चर देना। और क्लासरूम टीचिंग शुरू होगा प्रॉबेबली 16 अगस्त से, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है क्लासरूम टीचिंग, इसलिए अभी ऑनलाइन यूट्यूब पे हम भी फ्री कोचिंग सभी को दे रहे हैं, ओपन फॉर ऑल। और बाद में जो एडमिशन लेंगे उनको फिर क्लासरूम टीचिंग में फिर से ये पढ़ाया जाएगा, फिर से रिपीट किया जाएगा, फिर से अप्लाइड अप्रोच डेवलप किया जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से रेफ़र कर लो ACCPL, और उसके बाद में अप्रोच करो कि या तो छत्रपति नगर नागपुर या हमारे जाफर नगर अपने अवस्थी चौक नागपुर, यहाँ पे कहीं पर भी एडमिशन लेने के लिए अप्रोच कर सकते हैं। उसके एड्रेस तुमको मिल जाएगा, यही हमारे वेबसाइट पे भी है, ये यूट्यूब में भी है, वहाँ भी एड्रेस मिल जाएगा, फ़ोन नंबर भी मिल जाएंगे। अप्रोच करो। क्लास शुरू होगा प्रॉबेबली 16 अगस्त से। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जब अलाउ करेगी तब क्लासरूम टीचिंग शुरू होगा। क्लासरूम टीचिंग के जैसा टीचिंग ऑनलाइन में नहीं होता है, क्योंकि समझने में, समझाने में ऑनलाइन में उतना कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। क्लासरूम टीचिंग में कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं, इसलिए क्लासरूम टीचिंग ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उसी से रिज़ल्ट बनता है। अभी ऑनलाइन टीचिंग तो खैर ये कोरोना की वजह से मजबूरी है, गवर्नमेंट ने अभी बैन की है टीचिंग का, इसलिए बाद में शुरू हो जाएगा 16 अगस्त से, या जब भी गवर्नमेंट अलाउ करेगी तब से। तो कांटेक्ट करो। विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, आया क्या? हाँ बाबा। गड़बड़